क्या हाल है भाइयों के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोगों के बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स देख लिए थे। सेकंड में हम लोगों ने देखे थे उसके इंपॉर्टेंस, और आज थर्ड जो लेक्चर है हम लोग उसमें देखने वाले डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये टॉपिक पूरे चैप्टर ही नहीं बल्कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग आइडेंटिफिकेशन में पक्का गलतियाँ करेंगे। तो कृपया करके ये वाला जो टॉपिक है एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम लोग फटफट इसको कर लेंगे। नाउ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जब आप लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये टोटल 5 पार्ट्स में। अब ये 5 पार्ट्स कौन से इसको याद रखने का हम लोगों ने एक सिंपल सा की देखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पेस्टल। जिसको हम क्या कहते हैं? पेस्टल। अब ये पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? पेस्टल का फुल फॉर्म इज पॉलिटिकल, फिर एक आएगा इकोनॉमिकल, फिर आएगा सोशल, एक आएगा टेक्नोलॉजिकल और एक आएगा लीगल। ये पांचों के 5 डायमेंशंस है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और जहां पे हम लोग पूरा समझ पाएंगे कि ये सारे के सारे डायमेंशंस क्या है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पहले डायमेंशन के साथ, और पहला डायमेंशन जो हम लोग देखेंगे वो है इकोनॉमिक डायमेंशन। अब जब आप लोग इकोनॉमिक डायमेंशन समझ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एक तरीके से ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, उसका पूरा इंडेक्स आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है ना? जब आप लोग इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डायमेंशन में 5 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को सीखना है। अब ये 5 एस्पेक्ट्स क्या क्या है, हम लोग उसमें पांचों के 5 एस्पेक्ट्स एक एक करके पढ़ेंगे। इसके हम लोग कह सकते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये 5 एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले आएगा इन्फ्लेशन रेट। सबसे पहले क्या आएगा? इन्फ्लेशन रेट। दूसरा आएगा इंटरेस्ट रेट। दूसरा क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट। ये हो गए हम लोगों के 2 रेट वाले पॉइंट। फिर उसके बाद 2 पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ने, एक आएगा चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। एक आएगा चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, और दूसरा आएगा हम लोगों का चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं या फिर ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आप लोग इकोनॉमिक डायमेंशन के याद रख सकते हैं। ये चारों के 4 पॉइंट्स, मतलब आप लोग यहाँ पे अगर इकोनॉमिक डायमेंशन कभी भी आंसर में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये 4 के 4 पॉइंट्स या ये 4 एलिमेंट्स आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का सरल मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन का सरल मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन का सरल मतलब होता है महंगाई। अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हम लोगों को दिख रहा है, अगर मार्केट में महंगाई बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा? है ना? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, ये सारी चीजों के खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। और अगर आपके ये सारे के सारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो क्या आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा? हाँ, आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन उससे कम हो जाएगा। बट अगर आप लोग सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अगर आप लोग सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा? आप लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगा। तो इन्फ्लेशन रेट भी एक तरीके से आपके पूरे इकोनॉमिक डायमेंशन को कंसिडर करते हैं या फिर उसको अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद सेकंड आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सुनते ही आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या याद आनी चाहिए बेटा? लोन। आप लोग इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करते हैं? आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं लोन के ऊपर। तो अगर आप लोगों को सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, मतलब अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप कैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा करेंगे? जो कंपैरेटिवली महंगे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपके ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स मतलब आप लोग कार्स, बाइक्स, इन सब की डिमांड ज्यादा करेंगे। फिर उसके बाद हाउसिंग प्रोडक्ट, या फिर हाउसिंग मतलब जैसे अब आप लोग घर वगैरह लोन पे लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये 2 ऐसी महंगी चीजें जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट सबको पता है कि बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। बट वहीं पे अगर आप लोगों को सस्ते रेट पे आप लोगों को लोन मिल रहा है तो आप लोग इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कंपेरेटिवली बढ़ा देंगे। ये इसका दूसरा एलिमेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग अपने सारे खर्चे वगैरह निकाल देते हैं, जो आप लोग टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, वो सब पे करने के बाद जो आप लोगों के पास इनकम बच जाती है, जिसको आप लोग खर्चे के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। अब अगर कभी भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी कोई भी इंसान की, तो क्या आप लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा करेंगे क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप लोगों के खर्चे कम है और अगर आप लोगों की कमाई बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आप लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड करना प्रेफर करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रुपी। चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रुपी कैसे अफेक्ट करता है?
चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रुपी 2-3 तरीके से अफेक्ट करता है, और वो है आप लोगों का इंपोर्ट और एक आ जाता है एक्सपोर्ट। अब अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि $1 की कमाई या $1 का वैल्यू, सॉरी कमाई नहीं, $1 का वैल्यू इज ₹60 एंड $1 का वैल्यू इज ₹70, ठीक है। $1 का वैल्यू कितना है? 60, और एक में वैल्यू 70। अगर 60 का सिचुएशन है तो क्या आप लोग इंपोर्ट करना प्रेफर करेंगे, और जो 70 का सिचुएशन है वहां पे आप लोग एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेंगे? नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूं जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो भी एक कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट करता है, विच विल अगेन इवेंचुअली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक डायमेंशन में आप लोगों को कितने एलिमेंट्स याद रखने हैं बेटा? ये 4 एलिमेंट्स याद रखने हैं। कौन से? इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रुपीज एंड चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम। ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखने, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग इसका आगे कंटेंट हम लोग वैसे ही देख ही चुके हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर, सोशल डायमेंशन। अब देखिए, जब आप सोशल डायमेंशन की बात करते हैं तो सोशल डायमेंशन इज टेक्निकली डिवाइडेड इनटू 4 एलिमेंट्स अगेन, ठीक है। सोशल डायमेंशन जो है आप लोगों का, सोशल डायमेंशन टोटल 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। अब ये 4 एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यूज, फिर आता है कस्टम्स, फिर आता है ट्रेडिशन, और फिर आता है सोशल ट्रेंड्स। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आते हैं आप लोगों के सोशल डायमेंशन में, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा? वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड सोशल ट्रेंड्स। अब वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज आर बेसिकली concepts, values are basically concepts that society holds with high esteem। मतलब ये वो सारी अच्छी बातें हैं जिनको समाज सबसे ऊंचा दर्जा देता है। अब वैल्यूज कैसे कोई भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? देखिए बेटा, अब अगर आप लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे आप लोग टाटा की बात कर सकते हो। टाटा इज अ लॉट इनटू चैरिटी नहीं बोलेंगे हम लोग, या फिर अगर उसको थोड़ा कॉर्पोरेटेड या फिर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर हम उसको बोले तो टाटा इज अलॉट इनटू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? समाज के लिए कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं उससे एक बिजनेस के ऑपरेशंस अफेक्ट हो रहे हैं? बिजनेस के ऑपरेशंस किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं? लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम लोग टाटा के प्रोडक्ट्स खरीदें, कि अगर हम लोग डायरेक्टली समाज का भला नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली हम लोग समाज का भला करें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वैल्यूज आर, कि दीज आर द कंसेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड्स विद हाई एस्टीम। जैसे चैरिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीजें जो एक बिजनेस वैल्यू फॉलो करता है उसकी वजह से उस कंपनी की भी उस बिजनेस को भी ऑपरेशंस अफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा कस्टम्स और ट्रेडिशंस। अब जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है ना, ये दोनों एक ही चीज है, बस खाली ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिशंस का मतलब हो गया ये वो सारी प्रैक्टिसेस है या फिर ये वो सारी प्रथाएं हैं जो पुरखों के जमाने से चलती आ रही है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट बेटा? दीज आर प्रैक्टिसेस दैट हैव lasted for years, decades और even centuries। कि आप लोग years, decades या फिर ये centuries, मतलब जो पुरखों के जमानों से चलती आ रही है उसको आप लोग क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ट्रेडिशन। और कस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? कस्टम का मतलब होता है इट इज एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग। इट इज व्हाट बेटा? इट इज एन एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग। नाउ डूइंग व्हाट बेटा? डूइंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, डूइंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब चलो इसको हम लोग समझते हैं बेटा, कस्टम्स का मतलब और ट्रेडिशंस का डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर मैं ट्रेडिशंस की बात करता हूं तो इंडिया की प्रथा क्या है बेटा? इंडिया की प्रथा एक सिंपल है कि अगर आप लोग इंडिया में हिंदू धर्म में जो हम बोलते हैं कि अगर हिंदू धर्म में कोई इंसान शादी करना चाहता है तो उसको अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ फेरे लेने पड़ते हैं। ये हो गया हम लोगों का ट्रेडिशन। अब वहीं पे अगर आप क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस का ट्रेडिशन क्या है? अगर उनके तरीके में कैसे शादी होती है कि आप लोग चर्च में जाते हो, फादर के सामने आई डू, रिंग एक्सचेंज, यू मे किस द ब्राइड, हो गया विवाह, ठीक है। नाउ अब अगर कोई हिंदू इंसान या फिर कोई हिंदू इंसान क्रिश्चियन तरीके से शादी करना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोगों के ऐसे चर्च में शादी हो, टक्सीडो पहन के, और जो उसकी वाली हो वो एक बढ़िया सा लंबा सा गाउन पहन के आए और वो भी चर्च में जाके रिंग एक्सचेंज करके आई डू करे, तो वो हम लोगों के लिए कस्टम बन जाएगा। मतलब जो अपना है वो ट्रेडिशन है और जो पराया है वो हो जाता है कस्टम। अगर
कोई एक इंसान दूसरे का ट्रेडिशन फॉलो करता है तो आप उसको कस्टम कह सकते हो। जैसे हिंदूज का ट्रेडिशन क्या है? हिंदूज का ट्रेडिशन है होली, ठीक है, कि एक दिन होली का दहन होती है, उसके अगले दिन धुलेटी खेली जाती है, जहां पे इंसान रंग बिरंगी लोगों को कीचड़ में नहलाते हैं, उनको सिल्वर गोल्डन पता नहीं क्या क्या कलर लगा के उन लोगों की शक्ल बिगाड़ते हैं। वो हो गया हम लोगों का ट्रेडिशन। अब वहीं पे बट देयर आर बेटा, अब आज की डेट में जो तुम जेनजीज वगैरह हो या फिर जो ऐसे ट्रेडिशन वगैरह देखा जा रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखने के बाद इंडिया में ये ट्रेंड चालू हो चुका है जहां पे लोगों को टमाटिनो खेलना है, टमाटर मारने हैं एक दूसरे को। तो वो अगर कोई हिंदू फॉलो कर रहा है या कोई इंडियन फॉलो कर रहा है, दैट बिकम्स व्हाट बेटा, दैट बिकम्स अ कस्टम फॉर अस। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों के जो भी है कि ट्रेडिशन हो गया या कस्टम हो गया, ये इवेंट्स के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब ट्रेडिशन में अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल दिवाली का टाइम है तो दिवाली के टाइम पे मिठाई, फिर उसके ट्रेडिशनल कपड़े, उनका डिमांड बढ़ जाता है। और कस्टम्स भी सिमिलरली, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में या कहीं पे भी अगर वहां पे नवरात्रि मना रहा है तो वो उन लोगों के लिए क्या हो गया बेटा, कस्टम हो गया, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों के लिए भी वो बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कस्टम और ट्रेडिशन। जो अपना है वो क्या है बेटा, अपना ट्रेडिशन, और जो पराया है वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया कस्टम। समझ आया? क्लियर है? नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, इसको आप लोग कभी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है। तो सोशल ट्रेंड बेसिकली है क्या? सोशल ट्रेंड हर वो चीज है जो बहुत सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे बिजनेसेस को थ्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। अब जैसे करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक अचानक से मिर्गी चढ़ी है और बहुत सारे लोग वीगन बन चुके हैं। अब वीगन का मतलब क्या हो गया, वो बोलते हैं कि हम लोग जानवर से निकला हुआ दूध भी नहीं पिएंगे, उनको दूध भी चाहिए बच्चा, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, है ना, ये सारी चीजें उन लोगों को चाहिए, कोकोनट मिल्क, ये सारी चीजें चाहिए। अब देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ट्रेंड है, ठीक है। मतलब मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता। हमारे लिए तो गौ माता सबसे ऊपर है, तो उनका दूध और घी खा के ही हम हट्टे कट्टे हुए हैं बेटा ना। अब इसका क्या मतलब हो गया, सोशल ट्रेंड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बहुत सारे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज भी मिली है एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे बिजनेसेस को थ्रेड भी मिला है। सो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली बेटा, देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड गुड मिल्क। गुड मिल्क नाम की एक कंपनी है जिसने सबसे पहले वीगन मिल्क बेचना चालू करा था इंडिया में, ठीक है। तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। और थ्रेट किन के लिए हो गया, जो बेसिकली नॉर्मल मिल्क बेच रहे, ठीक है। तो सोशल ट्रेंड भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ तो क्या आप लोगों को ये चारों के चार पॉइंट क्लियर है? सोशल डायमेंशन के चार एस्पेक्ट्स हैं बेटा। कौन से बेटा? वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल ट्रेंड्स। वैल्यूज क्या होगा बेटा? दीज आर द कंसेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड्स विद हाई esteem. Custom क्या हो गया? Custom is basically an accepted way of doing something in a particular region. फिर उसके बाद आ गया ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या हो गया बेटा? Practices that have lasted for years, decades or even centuries. And social trends. Social trends are basically the opportunity, something that provides opportunities and threats to a number of businesses. क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, तो हम लोग बेटा एक बार इसका जो ऊपर से ओवरव्यू है वो ओवरव्यू ले लेते हैं। सोशल डायमेंशन ऑफ बिजनेस या फिर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस, मतलब जिसको आप लोग एक तरीके से CSR भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन क्या हो गया बेटा? वही प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स और इवन सेंचुरीज, जो पुरखों के जमाने से चलती आ रही है। क्या वो कोई भी बिजनेस को अफेक्ट करेगी? हाँ। फिर उसके बाद दिवाली, क्रिसमस वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यूज क्या होता है? दीज आर द कंसेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड्स विद हाई एस्टीम, जिसको समाज, वो सारी अच्छी बातें जिनको समाज सबसे ऊंचा दर्जा देता है। फिर उसके बाद इंडिया में ये सोशल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप लोग नेक्स्ट कोई भी एक सोशल ट्रेंड की बात करते हैं। सोशल ट्रेंड में क्या हो जाएगा बेटा? सोशल ट्रेंड आर बेसिकली वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज फेसेस। जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मिलते हैं, वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया हम लोगों का सोशल ट्रेंड, ठीक है। नाउ आई होप आप लोगों को ये दो डायमेंशन समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो डायमेंशन देखा वो देखा इकोनॉमिक डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन जो हम लोगों ने देखा वो देखा टेक्नोलॉजी, सोशल डायमेंशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या बोलता है? देखिए, जो आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा आप लोगों का साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और दूसरा आएगा साइंटिफिक
इनोवेशन। पहले क्या आएगा? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, और दूसरा आएगा साइंटिफिक इनोवेशन। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और साइंटिफिक इनोवेशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये समझिए। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट का मतलब होता है इट मींस फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज। इट मींस फाइंडिंग न्यू एंड बेटर ways, but better ways of what beta? Better ways of producing goods, and दूसरा providing services। ठीक है। मेरा साइंटिफिक इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? साइंटिफिक इनोवेशन का मतलब हो गया फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज, फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस करने का एंटायर बिजनेस लिख दो या फिर बिजनेस ऑपरेशंस लिख दो। ठीक है। साइंटिफिक इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। अब अगर साइंटिफिक इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन बहुत आसान है। इसको आप लोग एक बेसिक चीज से समझ सकते हो। अगर देखा जाए तो पहले लोग रोड ट्रैवल करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेलवेज पे शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बसेस में शिफ्ट हो गए। अब अगर देखा जाए फिर उसके बाद एयरप्लेन्स में शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद देखा जाए तो करंटली ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे इंडिगो ने थोड़े टाइम पहले ही अनाउंस करा था कि वो गुरुग्राम और नोएडा के बीच में एयर बसेस चालू करने वाला है, जिससे आप लोगों का ट्रैवलिंग कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्या मैं इसको एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन कंसीडर कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जहां पे हम लोग वो काली पीली टैक्सी की बात करते थे, अब हम लोग सीधा एयर बसेस की बात कर रहे हैं या फिर एयर टैक्सी की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। अब ऐसे बहुत सारे के सारे देखा जाए तो बहुत सारे के सारे डायमेंशन है या बहुत सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी में चेंज आते रहते हैं। अब जिसमें हम देखते हैं साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और साइंटिफिक इनोवेशन। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कोई भी गुड्स बनाने के लिए अगर आप लोग नया मशीनरी अडेप्ट करते हैं तो वो एक तरीके से साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो गया। सर्विस की अगर बात करी जाए तो अगर हम लोग एक बेसिक सी सर्विस है जिसकी हम बात करते हैं, और वो है बैंक स्टेटमेंट। अब पहले अगर लोगों को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता था पूरा, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था? अपना पासबुक लेके जाना पड़ता था, बैंक में लंबी चौड़ी लाइन में लगना पड़ता था, और उसके बाद वो लोग आपको बैंक आपका पासबुक लेते थे और वो पूरी करके देते थे। फिर उसके बाद एक एडवांसमेंट आया जहाँ पे एटीएम मशीन के बाजू में ही लोगों ने या फिर जो बैंक्स हैं उन्होंने सीधा ये पासबुक कंप्लीट करने की मशीन लगा दी। अब करंट सिनेरियो में इतना एडवांसमेंट आ चुका है कि मुझे घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक का एप्लीकेशन खोलना है और मेरे को अपना अकाउंट नंबर लॉगिन करना है और मैं वहीं पे बैठे बैठे अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ देयर इज दिस वन सर्विस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिफरेंट वेज बट एवरी टाइम इन एन इंप्रूव्ड वे? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज अबाउट। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया? इट मींस फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज। इट मींस फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वेयर साइंटिफिक इनोवेशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस, जहां पे आप लोग बिजनेस करने का या बिजनेस ऑपरेशंस का पूरा तरीका ही बदल देते हैं। अब अगर इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझे तो करंट सिनेरियो में अभी रिसेंटली ही थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आर्टिकल आया था जहां पे ऐसा बोला गया था कि जो पोर्टर है, पोर्टर हैज नाउ बिकम अ यूनिकॉर्न। अब ये बेसिकली क्या हो गया? यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो पोर्टर भी क्या है? एक तरीके का साइंटिफिक इनोवेशन है। बंदे ने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया कि अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो हम आपके लिए वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा के देंगे। फिर भले ही आपको पूरा घर शिफ्ट करना हो, आपको एक छोटी सी किताब भेजनी हो, आपको टिफिन भेजनी हो, आपको चाबी भेजनी हो, कुछ भी चीज अगर आप लोगों को ट्रांसफर करनी है, पोर्टर आप लोगों के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस इंसान ने बिजनेस करने का पूरा तरीका बदल दिया? और अगर आप लोग फूड इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे फूड डिलीवरी की बात आती है, तो इसमें सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है जिसने ये पूरा बिजनेस स्टार्ट करा था, दैट वाज फूड पैंडा। जी हाँ, इट इज नॉट स्विगी, इट इज नॉट जोमैटो, इट इज फूड पैंडा जो ये सर्विसेज लेके आया था। फूड पैंडा बेसिकली क्या करता था? स्विगी और जोमैटो उस टाइम का था कि आप लोगों को अगर छोटी से छोटी चीज भी ऑर्डर करनी है तो आप लोग वहां से इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक इनोवेशन, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो जो आपके टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड साइंटिफिक इनोवेशन। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स and providing services, whereas scientific innovation का मतलब क्या हो गया? Finding new and better ways of managing the entire business। अब अगर देखा जाए तो जो ये improvement और innovation है, ठीक है, जो भी ये आप लोगों का improvement है
और उसके साथ जो ये इनोवेशन है, ये इंप्रूवमेंट और इनोवेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में देखा गया है। जैसे अगर आप लोग बात करें रोबोटिक्स की, फिर उसके बाद अगर आप लोग बात करें लेजर्स की, फिर उसके बाद अगर आप लोग बात करें मेडिसिन की, प्रिजर्वेटिव्स की, इवन फैशन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और इनोवेशन देखा गया है। तो इन सब चीजों ने बहुत सारे बिजनेसेस को वापस अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी है और थ्रेट्स भी प्रोवाइड करे हैं। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, ग्रेट। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, और हम लोग नेक्स्ट एक बार इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एग्जांपल्स हम काफी सारे देख चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, इट इंक्लूड्स वेरियस फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड साइंटिफिक इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड्स न्यू एंड बेटर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो साइंटिफिक इनोवेशन का पार्ट है और साइंटिफिक इंप्रूवमेंट का पार्ट है, और साइंटिफिक इनोवेशन न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, कि बिजनेस करने का आप लोग पूरा तरीका यहाँ पे बदल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग वो एक बार एग्जांपल्स गो थ्रू कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे, दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन। अब जो आपका पॉलिटिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन बेसिकली क्या बताता है? आपके पॉलिटिकल डायमेंशन में भी 3 एलिमेंट्स है जो आपको कंसिडर करने। अब ये 3 एलिमेंट्स कौन से? देखिए यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का जनरल स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद आ जाएगा पीस इन द कंट्री या फिर द नेशन, ठीक है, एंड एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कभी भी पॉलिटिकल डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है? कहीं पे भी अगर आप लोगों को पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं समझ आए तो ये चीज याद रखने का, पॉलिटिकल वर्ड देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए हमारे मोदी जी। ठीक है, बिकॉज मोदी जी क्या है? हमारे देश का पॉलिटिकल डायमेंशन। हमारा पूरा देश का पॉलिटिक्स कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हम लोगों का पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसके टोटल 3 एस्पेक्ट्स है, जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी। जनरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जनरल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपका इलेक्टेड पार्टी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंट्री में मेंटेन्ड है या नहीं है। जैसे अब अगर मैं मोदी जी की बात करता हूं तो मोदी जी इतने सालों से हमारा देश चला रहे हैं, 2014 से लेके 2024 हो गया, तब से लेके अभी तक वही है। और उसकी वजह से हम लोगों ने देखा भी है कि बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट द बिजनेस, इट इज ऑल्सो द अदर एस्पेक्ट्स, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया, उरी अटैक हो गया, पुलवामा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी जहां पे मोदी जी ने अच्छा खासा जवाब दिया था। तो वो क्या हो गया बेटा? जनरल स्टेबिलिटी, कि अगर आपका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो स्टेबल है तो उसकी वजह से लोग आपकी कंट्री के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, और जब आप लोग बात करते हो पीस इन द कंट्री की, अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं बेटा जो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे दिवाली मनाते रहते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं सूझता है तो वो लोग बॉम्ब फोड़ते रहते हैं। अब कोई भी इंसान ऐसी कंट्री में तो पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। जैसे पीछे देखिए यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, तो ऑब्वियसली उससे पॉलिटिकल डायमेंशन पूरा हिल गया था और उसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। अभी रिसेंटली जैसे हम देख पा रहे हैं रफा के ऊपर जो भी इन लोगों ने ब्लास्ट वगैरह करे हैं। अब ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा? पीस इन द कंट्री, कि आपकी कंट्री में भी सुख शांति बनी रहनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैटर करता है वो है एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी, कि जो भी आपका इलेक्टेड पार्टी है उस इलेक्टेड पार्टी को आपके कंट्री को, वो इलेक्टेड पार्टी आपके कंट्री को किस तरीके से देख रहा है, इफ दे हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट और इफ दे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। तो इसकी वजह से भी लोगों का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से अफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं बेटा? टोटल 3। कौन से बेटा? जनरल स्टेबिलिटी। जनरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कितना स्टेबल है, ठीक है, या फिर जो आपका पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कितना स्टेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पीस इन द कंट्री, कि आपकी कंट्री में सुख शांति बनी हुई है या नहीं है। और उसके बाद तीसरा आता है एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी। सो इफ देयर इज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, पीपल वुड रेडिली इन्वेस्ट। लोग है ना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। पीपल वुड रेडिली इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हाउएवर द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी मे शेक और ब्रेक दैट कॉन्फिडेंस। सो ये पॉइंट समझ आया।
अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक बार समअप करें तो यहाँ पे वापस बोलता हूँ बेटा, हमें मोदी जी याद आने चाहिए। क्यों मोदी जी याद आने चाहिए? क्योंकि मोदी जी हमारे देश के पॉलिटिकल डायमेंशन है। अब अगर मोदी जी हैं तो हम लोगों का कंट्री इतने सालों तक स्टेबल रहा, वरना कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे थे। बेटा मैं नाम नहीं लूंगा अगर, क्योंकि अगर कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 एलिमेंट्स देखते हैं। कौन से बेटा? जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी। इफ देयर इज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, पीपल वुड रेडिली इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। हाउएवर द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड पार्टी या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में शेक और ब्रेक दैट कॉन्फिडेंस। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यहाँ पे हम लोगों के जो 4 डायमेंशन है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी डायमेंशन की तरफ, एंड दैट इज लीगल डायमेंशन। अब ये लीगल डायमेंशन क्या है? देखो बेटा, जब आप लोग लीगल डायमेंशन की बात करते हो तो लीगल डायमेंशन सुनते ही सबसे पहली चीज जो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या हो गया? जिस भी कंट्री में आप लोग रह रहे हैं या जिस भी कंट्री में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उस कंट्री का कानून क्या कहता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द लीगल डायमेंशन इज ऑल अबाउट। अब अगर आप लोग लीगल डायमेंशन की बात करते हैं तो लीगल डायमेंशन में आप लोगों को टोटल कितने एस्पेक्ट्स है जिसको कंसिडर करना है? यहाँ पे भी बेटा देखा जाए तो इसके टोटल 4 एलिमेंट्स है जो हम लोग देखेंगे। अब वो 4 एलिमेंट्स क्या है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर उसके बाद आएगा लेजिस्लेशन एंड एनैक्टमेंट्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड लास्ट आ जाएगा आप लोगों का जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? देखो यहाँ पे लॉ, लीगल डायमेंशन में या फिर लॉ में टोटल 4 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स को क्या मैं एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ, जो आप लोगों के कायदे कानून है। फिर उसके बाद लेजिस्लेशन एंड एनैक्टमेंट्स। लेजिस्लेशन एंड एनैक्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया? जो आप लोग एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कंपनीज एक्ट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये सारे के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जो हमारी सरकार ने दिए। तो वो एक तरीके से क्या आ जाता है बेटा? वो कंसिडर किया जाता है लॉ ऑफ द लैंड, मतलब वो आप लोगों का कानून बन जाता है। समझ में आया? तो अब अगर ये एस्पेक्ट्स को देखा जाए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब क्या है? अगर इसको सरल तरीके से समझाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी, मतलब ये 2015 की बात है, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। 2015 में जो पाटीदार थे, ठीक है, जो हार्दिक पटेल था, अब उन्होंने जो भी दंगे करे थे, ठीक है, उसकी वजह से हुआ क्या था? उसकी वजह से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरे के पूरे सूरत में कर्फ्यू अनाउंस कर दिया था। क्या मैं ये बोल सकता हूँ एसएमसी ने ऐसा अगर कुछ भी अनाउंसमेंट करा है तो वो एक तरीके से क्या हो गया बेटा? वो एक तरीके से हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ये इशू करता है तो उसको आप लोग इसका पार्ट कंसिडर करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर बताया है तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा? वो भी इसी का पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज 2 एस्पेक्ट्स, तो ये भी, अब अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे यूज ऑफ सिंगल, मतलब जो ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक था, उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स पे उन लोगों ने बैन लगा दिया था, तो वो क्या हो गया बेटा? जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट। फिर उसके बाद जो ये लॉकडाउन वगैरह था, वो सारी चीज़ें, उसके जो नॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने इशू करे थे, वो भी एक तरीके से क्या हो गया? आप लोगों का लीगल डायमेंशन का पार्ट हो गया। तो ये हो गया आपके कानून का पार्ट। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है ना बेटा, एक बिजनेसमैन को इन सब का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन है ना, उनको इन सब के ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं ये पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी एक एस्पेक्ट का ऑपरेशन नहीं पता तो द बिजनेसमैन में लैंड इनटू प्रॉब्लम्स।
जिसको अगर एक तरीके से समझाऊं तो जैसे पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स, इट मस्ट स्पेसिफाई दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिर पैकेट ऑफ टबैको मस्ट स्पेसिफाई दैट च्यूइंग टबैको मे कॉज कैंसर, खीनी गुटखा वगैरह ये सब जो होते हैं। फिर उसके बाद इंडिया में अल्कोहलिक बेवरेजेस का एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है, तो वो आप लोग नहीं कर सकते। सर पर कितने सारे तो एडवर्टीजमेंट आते हैं, बेटा कभी उन एडवर्टीजमेंट्स को ध्यान से देखिएगा, वो लोग कभी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट नहीं करते हैं। वो या तो पानी की बॉटल्स या फिर अपने ग्लासेस या फिर म्यूजिक सीडीज, इंपीरियल ब्लू बेटा मेन विल बी मेन, किंगफिशर लिव लाइफ किंग साइज, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये बेटा यहाँ पे कहीं पे भी अल्कोहलिक बेवरेजेस ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं। हालांकि ये लोग कानून को बोलते हैं कि हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। अब अगर कस्टमर को हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है तो हमारी क्या गलती है? जो एक तरीके से देखा जाए तो सही है, क्योंकि आप लोगों को लॉ का लूप होल समझ के ही अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाना चाहिए। ठीक है, मैं कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली बोल रहा हूँ कि अपना बिजनेस सही तरीके से चलाओ। लूप होल तुम्हें निकालने हैं नहीं निकालने हैं वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स हो गए उसके ऊपर भी ये मेंशन किया हुआ होता है दैट मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड। तो ऐसे आप लोग कुछ 3-4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं और आप लोग ये एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों का जो लीगल डायमेंशन है वो लीगल डायमेंशन भी खत्म हो जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों का यहाँ पे जो भी 5 के 5 डायमेंशंस थे, हमने वो 5 के 5 डायमेंशंस खत्म कर लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, विच इज बेटा कंसिडरिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन है जो सब लोगों ने जिया है, जो सब लोगों ने उसको एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू।